राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिफी संस्था के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव कार्यक्रम का किया गया है। कार्यक्रम में विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर और शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। अंग्रेजी दवाइयों से जुड़े हैं ना, इससे जुड़ तो नहीं पा रहे। क्योंकि सर आयुर्वेदा का जो एक ड्रॉबैक आया था, कुछ जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उसके बाद लोगों का एक विश्वास था आयुर्वेदा से बहुत नीचे स्तर में चलता गया। बट अब आयुर्वेदा में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं और ये रिसर्चेज ऑनलाइन सभी जगह पे अवेलेबल है। इसके लिए स्पेसिफिक पोर्टल्स बनाए गए हैं। जो भी आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहता है, CCRS गवर्नमेंट की रिसर्चेज है, CCRS की रिसर्च है, NCBI की रिसर्चेज है। अगर हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, ये जो पेशेंट है जिनको बीमारी है, वो अगर इन रिसर्चेज को पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम। ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं ये प्यूरिफिकेशन मेथड है। तो आयुर्वेदा में ड्रग्स का दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, एक शोधन चिकित्सा है, एक शमन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में शरीर में होने वाली बीमारियों को शरीर से बाहर निकालना और शमन चिकित्सा में उसको बीमारियों को दबा देना। जैसे एलोपैथी में सर्जरीज की जाती है, जो बीमारी हुई उसको वही ऑर्गन बाहर निकाल दिया जाता है। आयुर्वेदा में उसी ऑर्गन्स को रिजुविनेट किया जाता है इन ट्रीटमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, देते हैं। देखिए, आज के डेट में संध्या मेडिसिटी जो आप देख रहे हैं, आपको देखने से भी पता चलता है, छोटी छोटी संस्था को जोड़ के एक संस्था बनी और वो संस्था लगातार जन जन तक लोगों को आयुर्वेदा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। आयुर्वेदा सच में कोरोना ने हम सबको आयुर्वेदा का मतलब समझाया और आपने देखा होगा जो हल्दी, अदरक, गिलोय, एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण उस समय लगने लगा। हर घर में शायद गिलोय की डाल खोजी जा रही थी, हल्दी दूध में डाल के पी जा रही थी, बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुष मंत्रालय हो या दिल्ली गवर्नमेंट का मंत्रालय, ये सब अब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को CGHS, BGHS पैनल में, हर गवर्नमेंट के पैनल में आयुर्वेदा को ऐड करना शायद अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हर आदमी आप चाहता है, ढूंढता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलोपैथ तो खा रहा है, लेकिन एलोपैथ से साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़े और उस कोरोना काल में थोड़ी सी भी इफेक्ट हुई, लोगों ने एलोपैथ खूब खाया और उसका साइड इफेक्ट शायद आज तक दिख रहा है। तब से लोगों का और ज़्यादा विश्वास आयुर्वेदा के प्रति बढ़ा है। और मुझे लगता है जो हम सबको, हमारे मीडिया के साथियों को और सभी लोगों को मिलके इसकी व्यवस्था, इसकी जो गुणवत्ता उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबको है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संध्या मेडिसिटी को, जो हम सब बिखरे मोतियों को अलग अलग जो छोटी छोटी मेडिसिन की, आयुर्वेदा की जो दुकान, शॉप, मेडिकल क्लिनिक बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो शायद उनमें ताकत आएगी, उनकी आवाज़ और भी सरकार तक जाएगी और जन जन तक जाएगी। सरकार के साथ साथ जनता तक जाना जरूरी है, लोगों तक इस बात को पहुंचना जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिफी संस्था के द्वारा आयुर्वेदिक महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई आयुर्वेदिक से जुड़े हुए डॉक्टर और साइंटिस्ट ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने आयुर्वेदिक के महत्व को बताते हुए कहा कि लोग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे अत्यधिक साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी का इलाज करते करते एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाने से मनुष्य को अत्यधिक फायदा होता है। आयुर्वेदिक की पद्धति से बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। उसी रिसर्च को पूरे भारतवर्ष के हर डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो यूनिफाइड फॉर्म में पहुंच रही है। वरना पहले गुरुजी के समय पे जो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाता था उसी को ज्ञान मिलता था। आज टेक्नोलॉजी को जब से आयुर्वेद ने पकड़ा है तो नॉलेज
घर घर तक और पूरे विश्व तक पहुंच रही है। कितना समय सर लग जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक पे जिस गति से बढ़ा है, वो कितना समय लग जाएगा कि लोग पूरी तरीके से आयुर्वेद पे भी विश्वास कर पाएंगे? सर देखिए, इसके लिए फोर्ब्स ने 2010 में एक स्टेटमेंट दी थी, वो आप नेट से निकाल लीजिए, कि आयुर्वेदिक ऑब्लिक अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें यूनानी होम्योपैथ सारी आती है, इनका मार्केट कैप जो आज सिर्फ 50 करोड़ है, उस समय 50 करोड़ डॉलर जो भी था, $50 बिलियन, वो $300 बिलियन बाय 2030 हो जाएगा। और एलोपैथी मैक्सिमम 150 तक पहुंचेगा, जो 100 से 150 तक। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के विश्व के सारे बिजनेस एनालिटिक्स ने निकाली है कि 2030 तक अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा 2030 तक $300 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। विकास से इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ मनुष्य के अंदर से उसको खोखला कर रही हैं, बावजूद इसके इन दवाइयों का बहिष्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर सामने अगर आयुर्वेद हमारे पास नहीं है, जब भी लोग इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल है क्या इसमें कहीं ना कहीं? देखिए, मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ, इसमें कमी हमारी है। हमें वो चीज हमेशा अच्छी लगती है जो चमकदार बाहर से घूम के आई हो। अपनी माँ और अपनी दादी के नुस्खे लगते हैं कि अम्मा को क्या पता होगा, जबकि वही आयुर्वेद है जो आपने किया। क्यों पिया हल्दी में दूध कोरोना काल में? क्योंकि आपको डर लग गया। और एलोपैथी साइंस डराती है और आयुर्वेद जियाती है, यही फर्क है। सर, आयुर्वेद के नाम पे कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं। सर, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि भारतवर्ष में अगर 100 डॉक्टर बीएमएस पास हुए तो 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका आयुर्वेद से चुनते हैं, और 95% डॉक्टर ऐसे हैं जो एलोपैथ से चुनते हैं। उसके दो कारण। पहला कारण ये है कि जिस कॉलेज या संस्थान में वो बेचारे सीखने जाते हैं, वहां तक अभी डिटेल एक्सपोजर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उनको विश्वास पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। उसी के माध्यम से ही हमने और कई सारी सरकारी संस्थाओं ने रेगुलर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया कि जो कॉलेज में छूट गया वो अब सीख लो। सीएमई के माध्यम से एलोपैथिक डॉक्टर भी एमबीबीएस जब पढ़ के निकलता है तो उसको भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, पेशेंट के माध्यम से भी और नई नई रिसर्च के माध्यम से भी, जो अगर आप निरंतर देखें तो ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और सीएमई के माध्यम से उन डॉक्टरों तक नॉलेज को पहुंचाया जा रहा है। तो अब सिनारियो बदल रहा है। अब आज का जो बच्चा पास आउट होता है वो 100 में से 70% आयुर्वेद को चुनता है, लेकिन आपको धरातल में देखने के लिए जो मैंने कहा 2030 $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ये कौन बनाएगा? जब तक कोई डॉक्टर होगा नहीं तो बनेगी कहां से? वो निरंतर प्रयास चल रहे हैं। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मदद आयुर्वेदिक डॉक्टरों की है, जो गेट पे अगर आप देखें, दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम में आयुष सेंटरों को कैशलेस फैसिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम में भी आयुष सेंटरों को एम्पावरमेंट। इससे क्या बेनिफिट है? इससे सस्टेनेबिलिटी आती है एक डॉक्टर के बिजनेस में। उसको एलोपैथी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो भी कैशलेस फैसिलिटी अपने पेशेंट को दे सकता है। क्योंकि पेशेंट क्या चाहता है कि मैं अपना कार्ड यूज करूं, जिस इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए वो मेरे इलाज का खर्चा वहन करे। हमारी संस्था और कई सारी संस्थाओं ने प्राइवेट भी किए, जैसे कि रेजा, पैरामाउंट, मेडियस, स्टार इंडिया, यहाँ पर अथर्वा आयुर्वेद, उनके पास स्टार हेल्थ केयर का कैशलेस पैनल है। इनसे क्या बेनिफिट है कि लोकल जो नॉर्मल पीपल है वो आराम से उन कार्ड की फैसिलिटी से अब आयुर्वेदिक पंचकर्म इलाज करवा सकते हैं। तो 2019 के बाद ये बदलाव आने शुरू हुए। बहुत सीनियरों की मेहनत थी जो अब जाके पारित हो रही। 2019 का नाम आपने लिया, 2019 से ही कई आयुर्वेद को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्या आप लोग भी उसका समर्थन करेंगे और इसकी आवाज उठाएंगे? देखिए, हम समर्थन सबके स्वास्थ्य के लिए जो चीज गिलोय तो भारत का है, उसकी उत्पत्ति भी हमने हमारे द्वारा हुई, हमारे लेखों में लिखा गया, और गिलोय को अमृत कहा जाता है, अमृता। सर फिर भी तो अमृत की औषधि के लिए देखिए, जब आप टेक्निकल एंगल से देखें तो आपको सच जानना है सर, आपने कितने लोग आपके परिवार में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं? जब तक मासिस नहीं मांगेगा, 4 आदमी के मांगने से कुछ नहीं होता। जब तक पूरा भारत नहीं मांगेगा तब तक सरकार कैसे लिख के देगी? आज डॉक्टर्स ने, दिल्ली में लोगों ने मांगा कि पैनल दो, तो सरकार ने दिया। अगर मान लीजिए हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, बाकी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के पेशेंट जब डिमांड करेंगे। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ तो आयुर्वेदिक की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आयुर्वेदिक पीछे रह गया। लेकिन 2019 से आयुर्वेद को लोग समझने लग गए हैं, और खासतौर पे कोविड-19 के समय पे लोग आयुर्वेद को लोग मानने लग गए हैं। कोविड-19 के समय में लोगों ने गिलोय के काढ़ा, हल्दी वाला दूध आदि को न सिर्फ अपने जीवन में महत्व दिया, बल्कि दूसरे लोगों को भी आयुर्वेदिक के प्रति जागरूक किया। संध्या मेडिफिट द्वारा क्रॉनिक बीमारियों जैसे कि किडनी, लीवर, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, स्वाइकल का पंचकर्म विधि द्वारा इलाज किया गया जाता है। यह संस्था CGHS, DGHS, CRPF के पैनल में है। संध्या मेडिफिट में आयुर्वेद सिखाया व पढ़ाया भी जाता है। बीमारियों के अनुसार इनकी दवाइयाँ अपने आप में पूरी एक किट है, जिसमें बीमारी के अनुसार योग अभ्यास, डाइट चार्ट भी दिया जाता है। अब हमारे सामने चुनौती है, हमने उनको फेस करना, उनका मुकाबला करना है। सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी स्वीकार्यता और हमारी विश्वसनीयता। अब कोविड के बाद एक सीन ऐसा बदला है कि हमारी स्वीकार्यता भी बढ़ी है और हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ी है, और हमने उसको आगे लेके जाना है। दवाई की बात है, क्वालिटी के ऊपर आज भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है, तो दवा कंपनियों के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि दवा की क्वालिटी को तो सुधारें ही, उसका तो मार्केटिंग हो ही, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि दवाओं की कीमतों में भी कमी आए, क्योंकि आज भी ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि मरीज को सस्ती दवाई कैसे उपलब्ध हो। मैं सरकारी क्षेत्र का आदमी हूँ, वहाँ पर दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, पंचकर्म की चिकित्साएं हम निःशुल्क देते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गुरुजी ताराचंद जी मौजूद हैं, हमारे साथ वो डॉक्टर पुष्कर शर्मा मौजूद हैं, छावड़ा जी मौजूद हैं, उनके यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में दवाइयाँ अवेलेबल हैं या जो चिकित्सा की सुविधाएं, वो वास्तव में जो उनका स्टाफ है वो सारी चीज मिलके हालांकि प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अगर दवा कंपनी इस बात को देखें तो सस्ती दवा मरीज को उपलब्ध हो, ताकि आयुर्वेद और गति से आगे बढ़े। और अभी जो बात हो रही है 18 मिलियन का इंडस्ट्री आयुर्वेद, हम उसको फिर अपने पुराने गौरव की तरफ ले जाकर एक बार फिर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करके कम से कम चिकित्सा है। और ये सिद्ध भी हुआ है कि कई ऐसी, जैसे आपने कहा था कि अनहोनी को होनी कर दे, लेकिन उसके बाद भी भारत की राष्ट्रीय औषधि अब तक घोषित नहीं हो पाई। कोई इसकी क्या वजह है? कहीं कहाँ कमी रह गई इसके लिए? वो कारण एक बताता हूँ। शुरू से जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर बनी थी पटियाला के राजकुमारी, और उन्होंने ये कह दिया था कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, एलोपैथी वालों को एक किताब पढ़ा दो, आयुर्वेद हो जाएगा। ये 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद पंडित शिव शर्मा और आए, बरेली से आए और उड़ीसा से, उत्तर वाले तीनों बेटे अपने आप खड़े हुए थे, किसी पार्टी से नहीं थे, और उन्होंने आके ये किया, तब जाकर के ये बना। शुरू से हमें दबाया गया। इसके बाद नरसिम्हा राव आए, तब हमने इसमें आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बनवाया, और अब जाकर के आयुर्वेद मिनिस्ट्री बनी थी। तो धीरे-धीरे सरकारी विभागों की कमी रही है, आप मान सकते हैं। अब तो हॉस्पिटल बहुत हो गए, पीजी हो गए, पीएचडी लोग हो रहे हैं, और हमारे पीएचडी सेंटर बहुत बन गए। 500 करीब कॉलेज हमारे इंडिया में, और एक सिलेबस, एक कोर्स हो गया। अब जरा विदेशों में लोग जाने लगे, प्रगति हो रही है। चिंता न करो, आने वाले 10 सालों में आपको